नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमने देखा था कि मुख्य खनिज लवण है, मुख्य खनिज लवण है कैल्शियम। और कैल्शियम की मात्रा हमारे बॉडी को अन्य से अधिक चाहिए होती है, अन्य से अधिक मात्रा इसकी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। हमने देखा था कि जो हमारे शरीर का 4% भाग खनिज लवण होता है, 4% भाग जो हमारे बॉडी का होता है वो खनिज लवण होता है। जो 96% भाग होता है, हमने देखा था, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल होता है। बाकी जो शेष 4% बचता है वो खनिज लवण होता है। इस 4% में भी 2% जो होता है वो कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कैल्शियम होता है वो हमारे लिए इतना आवश्यक होता है। इस 4% में से 2% भाग किसका होता है? कैल्शियम का होता है। हमारी बॉडी हड्डियों से बनी होती है और हमारे हड्डियों में कैल्शियम से हमारी हड्डियां बनी रहती हैं, इसीलिए हमको कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। इस 2% भाग जो है, 4% भाग तो खनिज लवण है, फिर इस 4% में से 2% भाग कैल्शियम का होता है। इस 2% का जो 99% भाग होता है वो हमारी हड्डियों में और दांतों में उपस्थित होता है। ठीक है, 99% भाग हड्डियों में और दांतों में उपस्थित होता है। और जो 1% भाग कैल्शियम बच जाता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है? ये हमारे रक्त सीरम में उपस्थित होता है। ठीक है, रक्त सीरम में उपस्थित होता है, उपस्थित रहता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के वृद्धि एवं विकास में आवश्यक होता है। और जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम की बनी रहती है, ये हमें पता है। कैल्शियम का हमारी बॉडी में पूर्ण उपयोग तभी होगा जब फास्फोरस और विटामिन डी उपस्थित होगा। ठीक है, फास्फोरस और विटामिन डी उपस्थित होगा, तभी कैल्शियम का हमारी बॉडी में पूर्ण अवशोषण होगा। कैल्शियम ब्लड को जमाने में आवश्यक होता है, ब्लड को जमाने में सहायक होता है। ठीक है, जब कहीं पे कट वट लग जाता है तो उसमें जो ब्लड जमता है उसको जमाने में कैल्शियम जो होता है वो आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे कि कैल्शियम की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है। कैल्शियम की प्राप्ति हमको दूध से होती है और दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, बने पदार्थ से भी हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और पत्तेदार सब्जियों से हमें कैल्शियम मिलता है। फूल गोभी और पत्ता गोभी में भी कैल्शियम पाया जाता है। अंडे में कैल्शियम पाया जाता है और सूखे मेवे में पाया जाता है। चौलाई में कैल्शियम पाया जाता है और सरसों में कैल्शियम पाया जाता है। जो तिल होता है इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर इसका अवशोषण हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? जो तिल के छिलके होते हैं इसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। ठीक है, तिल के छिलकों में कैल्शियम ऑक्सिलेट उपस्थित रहता है और ये कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होता है ये कैल्शियम का अवशोषण नहीं होने देता है। और जो कैल्शियम ऑक्सिलेट है ये अघुलनशील होता है। ठीक है, अघुलनशील होता है, ये घुलता नहीं है तो इसका अवशोषण नहीं हो पाता है। और इसमें जो उपस्थित कैल्शियम होता है, तिल में जो उपस्थित कैल्शियम होता है, इसका अवशोषण हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्सिलेट इसमें उपस्थित होता है और जो कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है ये अघुलनशील होता है, इसका अवशोषण हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है। अगर हम तिल का छिलका निकाल दें, अगर तिल के
छिलके निकाल के अगर हम उसको उपयोग करें तो जो उसमें कैल्शियम की मात्रा है वो कम हो जाती है। इसीलिए छिलके निकाले तिल खाना हमारे लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर हम छिलके सहित तिल को खाते हैं तो उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, उसका अवशोषण नहीं हो पाता है। इसीलिए ये हमारे लिए गुड सोर्स तो है, पर उसके बाद भी हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जो दूध होता है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है, इसमें फॉस्फेट उपस्थित होता है, फास्फोरस उपस्थित होता है और विटामिन डी उपस्थित होता है। ठीक है, विटामिन डी। और इन तीनों जब एक साथ एक दूसरे के अवशोषण में सहायक होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी एक दूसरे के अवशोषण में सहायक होते हैं। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमको विटामिन डी के लक्षण भी देखने को मिलेंगे और फास्फोरस के लक्षण भी देखने को मिलेंगे। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो हमको कैल्शियम के लक्षण भी देखने को मिलेंगे और फास्फोरस के लक्षण भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अवशोषण में सहायक है। किसी एक की भी कमी हो जाएगी तो किसी दूसरे का अवशोषण हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। जो कैल्शियम की बनने की प्रक्रिया है वो क्या होता है? एक तो कैल्सिफिकेशन होता है। हमने देखा है कि हम कैल्सिफिकेशन किसको बोलते हैं और डीकैल्सिफिकेशन किसको बोलते हैं। कैल्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्शियम का बनना। जब कैल्शियम हमारी हड्डियों में जुड़ता है, हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना कैल्सिफिकेशन कहलाता है। और डीकैल्सिफिकेशन क्या है? कैल्शियम की कमी। जब हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकलता है उसको हम डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो कैल्शियम के बनने की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो कैल्सिफिकेशन होता है, दूसरा डीकैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन में क्या होगा? हमारी हड्डियों में कैल्शियम का जोड़ना कैल्सिफिकेशन कहलाएगा और हमारी हड्डियों से कैल्शियम का निकलना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि कैल्शियम के कार्य क्या है हमारी बॉडी में। कैल्शियम के कार्य की बात करें तो एक तो ये हमारी बॉडी में निर्माणात्मक कार्य करता है, यानी कि हमारी बॉडी का निर्माण कर रहा है। और दूसरा ये नियामक में कार्य करता है, नियामक और नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, नियंत्रण का कार्य करता है। निर्माणात्मक कार्य में क्या करता है? हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम, दांतों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक। और जो नियामक कार्य होता है इसमें क्या करता है कैल्शियम? ये रक्त के जमने में सहायक होता है, रक्त के जमने में सहायक। ठीक है, जब हमने विटामिन के वाला चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा था कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जब वो थ्रोम्बिन और कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलता है तब जाके वो थ्रोम्बिन बनाता है और हिपेरिन को निष्क्रिय करता है। ये हमने विटामिन के वाले चैप्टर में देखा था। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, कैल्शियम कैसे ब्लड के जमने में मदद करता है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस विटामिन डी के साथ जब ये मिलता है तो ये थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, थ्रोम्बिन बनाता है और हिपेरिन को निष्क्रिय करता है। फिर जो ये थ्रोम्बिन है ये क्या करता है? ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदलता है। और फाइब्रिन क्या होती है? महीन धागे जैसी संरचना होती है। इसी में हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी जाके फंस जाती हैं। जब हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी इसमें फंसते हैं तो यहीं से हमारे ब्लड का जमना प्रारंभ हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है तो हमारा जो ब्लड होगा वो हेमरेज की स्थिति देखने को मिलेगी। तो जो कैल्शियम होता है वो रक्त को जमाने में इस प्रकार से सहायता करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलके थ्रोम्बिन बनाता है। और थ्रोम्बिन क्या करता है? प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो फाइब्रोजन प्रोटीन होता है उनके साथ मिलता है और फाइब्रोजन को फाइब्रिन में बदलता है। और फाइब्रिन महीन धागे जैसी संरचना होती है। इसी में हमारा जो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो जाके फंस जाते हैं, वहीं से ब्लड का जमना प्रारंभ हो जाता है। तो जो कैल्शियम है वो ब्लड के जमने में डायरेक्ट तो अपना प्रभाव नहीं छोड़ती लेकिन इनडायरेक्ट ये उसमें सहायक रहती है। रक्त के जमने में सहायक है
और मांसपेशियों में सहायक है, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होती है। ठीक है, मांसपेशियों का संकुचन होता है उसको नियंत्रण करने में कैल्शियम सहायक होता है। हृदय गति, हृदय गति के संकुचन के नियंत्रण में भी सहायक होता है। हृदय की जो मांसपेशियां होती है उनके संकुचन में कैल्शियम का होना काफ़ी आवश्यक होता है। और कैल्शियम का क्या कार्य होता है, ये एंजाइम्स के कार्य में सहायक होता है, एंजाइम्स की क्रिया में ये सहायक होता है। ठीक है, जो छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया होती है, छोटे आंत में जो अवशोषण की क्रिया होती है उसमें भी कैल्शियम आवश्यक होता है। और इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन के श्रावण में सहायक होता है। और इंसुलिन हार्मोन का जो श्रावण कहाँ से होता है, ये हमारी लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है। और कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पाचन में सहायक होता है। ये तो हमने देख लिया कि कैल्शियम के कार्य क्या है। अब हम देखेंगे कैल्शियम की कमी के क्या प्रभाव होते हैं हमारी बॉडी में। अगर शेषावस्था में कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें क्या होगा, वृद्धि रुक जाएगी। जिस बच्चे को कैल्शियम की कमी होगी उसकी वृद्धि रुक जाएगी, अस्थियों का कमजोर होना, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी और रिकेट्स नामक रोग होगा। रिकेट्स हमने देखा था कि ये विटामिन डी की कमी से हो रहा था, लेकिन विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम एक दूसरे के अवशोषण में सहायक है। अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो कैल्शियम की भी कमी होगी, अगर कैल्शियम की कमी हो रही तो विटामिन डी की भी कमी होगी, उसके भी लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए रिकेट्स नामक रोग भी कैल्शियम की कमी से होता है। और दांतों का देर से निकलना शेषावस्था में बच्चों में देखने को मिलता है। और डीकैल्सिफिकेशन अधिक होता है। डीकैल्सिफिकेशन यानी कि हमारी हड्डियों से कैल्शियम का निकलना अधिक हो जाता है। शेषावस्था में इसकी कमी से ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी हो रही तो ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। हमने देखा विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी होगी तो तब भी ऑस्टोमलेशिया होगा, क्योंकि एक दूसरे के अवशोषण में सहायक है। और ऑस्टोमलेशिया महिलाओं को अधिक होती है। अगर उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, जिसको ऑस्टोमलेशिया हुआ है, तो उनकी हड्डियां देर से जुड़ना प्रारंभ होंगी। अगर कैल्शियम की कमी गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में होगा तो इसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। जो गर्भवती स्त्री होगी उसकी श्रोणि मेखला का संकुचन हो जाना होगा और हड्डियों का कमजोर हो जाना गर्भावस्था और धात्री अवस्था में देखने को मिलेगा। और वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अगर वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो रही है तो वृद्धावस्था में जो कैल्शियम की कमी होगी इसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, कुबड़ निकलना, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द और रक्त का थक्का देरी से जमना स्टार्ट होगा और टिटैनी नामक रोग हो जाएगा। टिटैनी में क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों का लचीलापन नहीं होता है। हड्डियों में जो लचीलापन होता है टिटैनी में वो नहीं होगा। और टिटैनी में ये होता है कि जो हाथ पैर होते हैं वो एक ही स्थिति में रहते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कैल्शियम की कमी अलग अलग अवस्थाओं में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि कैल्शियम की अधिकता से क्या होता है। कैल्शियम की अधिकता को हम हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। ठीक है, और जो कैल्शियम की अधिकता होती है ये दो प्रकार से होती है। एक तो शिशुओं में देखने को मिलती है और सेकेंड प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों में देखने में मिलती है। प्रौढ़ एवं वृद्धों में देखने को मिलती है। जो शिशुओं में होता है उसमें क्या होता है, इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, शिशुओं में इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर प्रौढ़ों में कैल्शियम की अधिकता हो रही है तो क्या होगा, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम देखने को मिलता है, सिंड्रोम्स देखने को मिलता है। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे हम दुग्ध क्षार बीमारी। ठीक है, दुग्ध एल्कलाइन सिंड्रोम, दूध क्षार बीमारी, इसको हम हिंदी में बोलेंगे।
शिशु में जो इंडियोपैथी हाइपरकैल्सीमिया नामक रोग होता है, ये 5 से 8 माह के शिशु को होता है। 8 माह के शिशु को होता है। इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं वो देखेंगे। शिशु में इंडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया के जो लक्षण होते हैं, इसमें 5 से 8 माह के शिशु में ये होता है। लक्षण होता है भूख कम लगना, वॉमिटिंग होना, कब्ज होना, रक्त में कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की मात्रा का बढ़ जाना इसमें देखने को मिलता है। और प्रोणो और वृद्धों में मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की अधिकता होती है। विटामिन डी की अधिकता देखने को मिलती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम में जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें सर दर्द, किडनी में पथरी देखने को मिलती है और रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, उल्टी होना और उच्च रक्तचाप। तो हमने देखा कि कैल्शियम की अधिकता को हम हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। और इसकी जो अधिकता होती है शिशु में, प्रौढ़ में, वृद्धों में होती है। जो शिशु में होते हैं उसे हम इंडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं और प्रौढ़ों में, वृद्धों में होते हैं उसे हम मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक और बाधक तत्व कौन से होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक और बाधक तत्वों की बात करें, सहायक कौन कौन से होते हैं, बाधक प्रोटीन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। जो लाइसिन, प्रोटीन में जो लाइसिन पाया जाता है वो इसके अवशोषण में सहायक होता है। और प्रोटीन जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण को 50% बढ़ा देता है। ठीक है, 50% ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। विटामिन डी, ये हमको पता ही है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। फास्फोरस का कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। और लैक्टोज भी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। लैक्टोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का ये डाई फॉर्म होता है, डाइसैकेराइड्स फॉर्म है। जब लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदलता है, लैक्टिक एसिड में बदलता है, जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदलता है तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर घुलनशील तत्व बनाता है, जो घुलनशील तत्व बनता है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम लैक्टेज। ठीक है, जब लैक्टोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाई फॉर्म है। जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदलता है तो एक कैल्शियम के साथ मिलकर घुलनशील तत्व बनाता है और जो घुलनशील तत्व बनता है उसे हम कैल्शियम लैक्टेज बोलते हैं। इसीलिए जो लैक्टोज होता है ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। बाधक तत्व क्या होते हैं, इन्हें हम एंटागोनस भी बोलते हैं। एंटागोनस, जो बाधक तत्व होते हैं इनको हम एंटागोनस भी बोलते हैं। बाधक में क्या आता है, तिल की भूसी आती है। हमने देखा कि तिल की भूसी में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट तत्व होता है, उसके कारण हम जो कैल्शियम तिल में होता है उसका अवशोषण हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। तिल की भूसी जो होती है कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होती है। और फाइटिक एसिड भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है। फाइटिक एसिड किस में पाया जाता है, सेब के बीज में पाया जाता है। और फैटी एसिड की जब अधिकता होगी, फैटी एसिड की अधिकता से भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, फैटी एसिड की अधिकता से कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है। जो छोटी आंत का पीएच मान होता है, छोटी आंत का जो पीएच मान है इसके अवशोषण में, इसका सही नहीं होने पर भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। और जो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उनके वो भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होते हैं।
ये तो हमने देखा कि कैल्शियम के अवशोषण में कौन सहायक है और कौन बाधक है। जो बाधक है उनको हम एंटागोनस भी बोलते हैं। जो बाधक है उसमें तिल की भूसी है, फैटिक एसिड है, ये सेब के बीजों में पाया जाता है फैटिक एसिड। और फैटी एसिड की जब अधिकता होता है कि तब भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। जब छोटे आंत का पीएच मान इसका सही नहीं होगा तब भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में। कैल्शियम का जो अवशोषण होता है ये कहाँ पे होता है? कैल्शियम का अवशोषण छोटे आंत में होता है। और जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों को कैल्शियम का गोदाम बोलते हैं। कैल्शियम का गोदाम बोला जाता है, इसी में सबसे अधिक कैल्शियम होता है। अगर हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी तो ये जो हमारी हड्डियां हैं उनसे जो कैल्शियम है ये हमारे रक्त में आ जाता है, रक्त में आ जाता है। ठीक है, जब कैल्शियम हमारे हड्डियों से हमारे रक्त में आ जाएगा तो हमारे हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और हड्डियों को हम कैल्शियम का गोदाम बोलते हैं। और कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, ये प्रतिदिन यानी कि रोज अपनी बॉडी से 320 mg कैल्शियम बाहर निकालता है। वो किस किस माध्यम में निकलता है उसको हम देखेंगे। मूत्र के माध्यम से जो कैल्शियम निकलता है 175 mg निकलता है। मल के माध्यम से 125 mg निकलता है और पसीने के माध्यम से 20 mg कैल्शियम निकलता है। तो प्रतिदिन एक जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होता है वो अपनी बॉडी में से 320 mg जो कैल्शियम है उसका निष्कासन कर देता है। जो 175 mg वो मूत्र के माध्यम से निकलता है, 125 mg वो मल के माध्यम से निकालता है और 20 mg वो पसीने के माध्यम से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आज हमने देखा कि कैल्शियम क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।